नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत हरिद्वार की खबर के साथ कर लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऐलान के बाद प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का पाठ अनिवार्य कर दिया गया है। ये निर्णय कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा। सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और जीवन दर्शन से जोड़ना है, ताकि शिक्षा के साथ साथ संस्कारों का भी विकास हो सके। इस फैसले को लेकर धर्मनगरी हरिद्वार में संत समाज ने खुलकर समर्थन जताया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सावन माह में की गई ये घोषणा अब धरातल पर उतर चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि गीता पाठ केवल स्कूलों तक सीमित नहीं है, बल्कि कॉलेजेस में भी इसका पाठ किया जा रहा है, जो समाज के लिए एक सकारात्मक और प्रेरणादायक संदेश है। महंत रविंद्र पुरी ने यह कहा कि इस पहल से आने वाली पीढ़ी को सही दिशा और मजबूत संस्कार मिलेंगे। वहीं जगत गुरु शंकराचार्य राजराजेश्वर ने भी इस निर्णय की सराहना की है। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता विश्व में सबसे अधिक मान्य ग्रंथों में से एक है और देश के सभी प्रमुख दर्शन गीता के सिद्धांतों से ही पुष्ट होते हैं। शंकराचार्य ने यह भी कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया ये कार्य अत्यंत सराहनीय है और इससे समाज को नैतिक मजबूती मिलेगी। गीता तो विश्व का सबसे मान्य और किसी भी आचार्य को आचार्यत्व पुष्ट करने के लिए गीता पर ही व्याख्या करनी पड़ती है। इस देश के सारे दर्शन जो हैं उन सब के आचार्यों ने गीता के आश्रय से ही अपने सिद्धांत की पुष्टि की है। तो इसलिए हमारे इस उत्तरांचल के धाकड़ धामी जो मुख्यमंत्री हैं, युवा हैं, आस्थावान हैं और उन्होंने गीता के लिए जो ये कार्य किया है, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे ये भी लगता है कि गीता के लिए उन्हें काम करना ही था, क्योंकि उनकी पत्नी का नाम भी गीता है। गीता के श्लोक बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। मैंने पहले भी कहा था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो सनातन के बहुत बड़े प्रहरी है। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शरीर विजयो बहु नितिर्मतिर्मम। जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी है। आपको ज्ञात होगा, सावन के महीने में जब कावड़ का मेला था, उस समय ये बात रखी गई थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय घोषणा की थी कि पूरे उत्तराखंड में जो गीता है हर विद्यालय में लागू की जाएगी। और मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। और आज जो है, आज सुनने में आया है कि जितने हमारे विद्यालय है, जितने कॉलेज है, सभी में गीता को लागू किया गया है। और जितने भी हमारे सनातनी है, देखिए पूरा भारत अब सनातनी हो रहा है। हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में महिला से अमानवीय मारपीट का मामला, पुलिस की बड़ी कार्रवाई हो रही है। घर में घुसने के शक में मानसिक रूप से कमजोर महिला को खंबे से बांधकर पीटने का वीडियो वायरल हुआ था। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आते ही हरिद्वार पुलिस ने अपनी त्वरित जांच शुरू कर दी। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर 5 नामजद आरोपियों और एक महिला के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जांच के दौरान वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान करके पुलिस ने दबिश दी और पुलिस ने एक महिला समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों पर महिला को घेरकर मारपीट करने, खंबे से बांधने और वीडियो वायरल करने का आरोप है। दूसरे पक्ष की ओर से बच्चियों से जुड़ा आरोप भी जांच के दायरे में है। कोतवाली प्रभारी शांति कुमार गंगवार के अनुसार सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। न्यायालय से जमानत मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना के बाद इलाके में गहरा आक्रोश दिखाई दे रहा है।
ज्वालापुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। नेशनल हाईवे पर ट्रक की चपेट में एक बाइक सवार आ गया और हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया और जिससे घटनास्थल पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही ज्वालापुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अस्पताल भेज दिया गया। उसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए फरार ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है। इधर गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के समापन कर कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर प्रतिभागी खिलाड़ियों द्वारा मैदान में हुई असुविधाओं पर अपनी नाराजगी व्यक्त की गई। खिलाड़ियों ने यह बताया कि सांसद महोत्सव खेल का आयोजन एक सार्थक पहल है, लेकिन मैदान में असुविधाओं के कारण खेलों के दौरान कई खिलाड़ी चोटिल भी हो गए। पौड़ी के रांसी स्थित खेल मैदान भारत का ही नहीं एशिया का सबसे ऊंचाई में स्थित खेल मैदान है, लेकिन समय समय पर यहां हवाई यात्रा से पहुंचने वाले कथित वीआईपी के आने से मैदान को खेलों के अनुकूल रख पाना मुश्किल होता है। सांसद खेल महोत्सव के संयोजक मुकेश कोहली ने बताया कि पौड़ी जिले की 5 विधानसभा व नैनीताल जिले की रामनगर विधानसभा के खिलाड़ियों ने समापन के अवसर पर अपने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस प्रदेश मीडिया कोऑर्डिनेटर अदैत बहुगुणा ने खेल मैदान में हो रही असुविधाओं पर गंभीर सवाल खड़े किए। इस प्रतियोगिता के सह संयोजक विपिन कैंथोला ने कहा कि हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने का हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं खेल अधिकारी जयवर सिंह रावत का कहना है कि पहली बार आयोजन हुआ जिसमें कुछ असुविधाओं का होना पाया गया। अगली बार पूरी तैयारियों के साथ महोत्सव कराया जाएगा। में सारे महकमे अराजक हो रखे हैं। एक मैट नहीं लगाया गया। इतना बड़ा खेल बजट है, खेलो इंडिया के तहत इतनी सुविधाएं दी जा रही है, इतना बजट दिया जा रहा है, तो क्या ये इतनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते कि वहां पे एक मैट लगाएं, मैट्रेस लगाएं। जिन जिन खेलों के लिए जो चीज आवश्यक है वो उनको प्रोवाइड करना ही तो उनका काम है। बाकी काम क्या है? खेलाधिकारी का जवाब तो नया छोड़ना है, वो भी उसी श्रेणी का जवाब है। अगली बार देखेंगे, मतलब इस बार जो हो गया वो हो गया, अगली बार देखेंगे, फिर अगली बार होगा तो उसको आप अगली बार देखेंगे। ये जो मैं बोलता हूँ कि राज्य की जो स्थिति हो रही है इस समय, राज्य में जो अराजकता का माहौल है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आला मस्त है, सब सारे आला मस्त होके राज्य चल रहा है। व्यवस्थाओं के लिए जो जिला क्रीड़ा अधिकारी हैं और जो स्टेडियम के अंदर जो इक्विपमेंट्स हैं उन्होंने उपलब्ध करवाए हैं, और आने वाले समय में जो किस प्रकार से पहाड़ों में जो बच्चों के खेल हैं उनको बढ़ाया जा सके, किस प्रकार से बच्चों के लिए अच्छे ग्राउंड बनाए जा सके, इस पर भारत सरकार भी, स्टेट गवर्नमेंट भी काम करेगी। और निश्चित रूप से क्योंकि ये विषम भौगोलिक परिस्थितियों का प्रदेश है, और आप देखेंगे कि हम जब छोटे थे तो हमने तो जो खेल हैं वो खेतों में खेले हैं, तो इसलिए खेतों से निकल के आज इतना अच्छा ग्राउंड यहाँ पे बना है। इसमें और भी जो सुविधाएं होंगी वो बढ़ाने का काम सरकार जरूर करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी जिस प्रकार से खेल कर रही है। पूरे देश के अंदर सांसद खेल महोत्सव इस समय चल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 25 तारीख को पूरे देश के अंदर सारी लोकसभाओं में जो है जहां जहां खेल हुए हैं सारी लोकसभाओं में उनको संबोधित करने वाले हैं। और निश्चित रूप से जो खेल हैं उसमें किस प्रकार से हमारे बच्चे आगे आ सके। 2014 से पहले और 2014 के बाद आप देखेंगे ओलंपिक में हो या खेलों की दशा में हो, भारत ने नित्य नए आयामों को स्थापित किया। खेल महोत्सव में 8 खेल हमने जो है चयनित किए थे, और जिसमें वॉलीबॉल है, कबड्डी है, खो खो है, फुटबॉल है, और एथलीट है, आपका टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, और एक लोकल गेम जो है पिट्ठू, वो हमने इसमें खिलाए थे। उसको लेकर के जो आज जिले पौड़ी का खेल प्रतियोगिता है जो वो समापन की ओर है। रुद्रप्रयाग जिले में प्रतियोगिताएं समाप्त हो गई हैं, चमोली में प्रतियोगिताएं समाप्त हो गई हैं, टिहरी में जो है आज प्रतियोगिता हो रही है। तो जिले के बाद जो टीमें चुन करके आएंगी वो सब संसदीय उसमें फाइनल खेलेंगी, और लगभग फाइनल की जो रूपरेखा है
वो बन करके तैयार, उसमें आदरणीय सांसद जी मौजूद रहने वाले हैं। अंशी रावत, मैं पौड़ी से ही हूँ, मैं 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ। तो सांसद खेल से बहुत अच्छी प्रतियोगिता है, खेल के काफी अच्छा लगा। मतलब ये है कि हाँ इसमें है, पर थोड़ी बहुत फैसिलिटीज की वजह से और ये जान पहचान है यहाँ पे बहुत लोगों की, तो इस वजह से भी बहुत सारे घपले वगैरह भी हुए थे ब्लॉक लेवल पे। अभी भी हमें टाइम की लिमिट वगैरह के कारण हम भी मैच हार गए, हमारा पहला मैच। तो मतलब बाकी सब तो ठीक है, पर यही दिक्कत है कि आगे चल के मतलब अगर ऐसा ये अपनी जान पहचान के कारण कोई प्लेयर, इतना अच्छा प्लेयर पीछे रह जाता है, ऐसा हर जगह होता है। मतलब पक्षपात ये हर जगह होता है, ऐसा कोई है ही नहीं, हर किसी भी गेम में ऐसा है नहीं कि पक्षपात कहीं पे ना हुआ हो। निकिता पवार है, मैं 12th क्लास की छात्रा हूँ। यहाँ सांसद जो खेल हुआ था अच्छा लगा खेलकर, पर यहाँ पे चोटें वगैरह काफी लगी है, ग्राउंड में बहुत पत्थर है। कृपया करके मैट लाएं यहाँ पर और मैट में खिलाएं, क्योंकि बच्चों के हाथ पैर सब जगह लगी हुई है, कुछ घायल हुए हैं। चिकित्सा की व्यवस्था है यहाँ, मेडिकल टीम है यहाँ पर, मैट लाए और यहाँ पर पत्थर काफी है, बच्चे घायल हुए हैं बहुत। नाम पूजा है और मैं एक ब्लॉक से बिलोंग करती हूँ और हम सांसद खेल महोत्सव में आ रहे थे और ये मेरी टीम है पीछे। और मतलब खेला अच्छा था, बट हमें मेरे हिसाब से मैच में खिलाना चाहिए था और अच्छा था और हम फाइनल जीते, मुझे खुशी है। हम 3 मैच जीते। पहला मैच हमारा किसके साथ है, जम किशोर के साथ, दूसरा हमारा रामनगर के साथ और तीसरा हमारा बीता के साथ। तो अच्छा था, बस थोड़ा सा दिक्कतें थी क्योंकि फील्ड में प्रॉब्लम चल रही थी, थोड़ा सफाई नहीं थी और पत्थर बहुत ज्यादा थे और अच्छा था गेम। ले कहना चाहूंगी धन्यवाद, आपने हमारे लिए नया वो बनवाया गेम, जिससे मतलब हम और अपने आप को कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। शुभ नाम स्नेहा बिडालिया है और मुझे बहुत अच्छा लगा और हम चौबट्टा खाल से आए हैं और मुझे यहाँ खेल के बहुत अच्छा लगा और हमारा फाइनल मैच लैंसडॉन के साथ था। बहुत अच्छा लगा उनके साथ खेल के, पर ये ग्राउंड अच्छा नहीं था, मतलब सब पे चोटें वगैरह लग गई तो सबको बहुत नुकसान हुआ, तो उनको मतलब थोड़ा ग्राउंड ठीक करना चाहिए था। उत्तरकाशी में आपको बता दें कि उत्सव का भव्य आयोजन किया गया है, जहां पर रजत उत्सव का शुभारंभ 22 दिसंबर से जोशियाड़ा पार्किंग उत्तरकाशी में हुआ है। ये 3 दिवसीय उत्सव 22 से 24 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य उत्तराखंड राज्य की 25 वर्षों की स्वर्णिम विकास यात्रा को समर्पित एवं शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहन देने के लिए भावी दृष्टि को जनसामान्य से जोड़ना है। उत्सव के प्रथम दिन प्रातःकालीन सत्र में ड्राइंग की और नृत्य रंगोली प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं एवं महिलाओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। बांग्लादेश में हिंदू समाज की बेटियों और महिलाओं के साथ लोगों के साथ हो रही कथित बर्बर घटनाओं के विरोध में मंगलवार को मसूरी में करणी सेना और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक में एकत्रित हुए, जहां उन्होंने बांग्लादेश का पुतला दहन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में सुनियोजित तरीके से हिंदू समाज को निशाना बनाया जा रहा है और वहां की सरकार व प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू समाज के लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, जिसे भारत का हिंदू समाज किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने मसूरी में बांग्लादेश में निर्मित सामान बेच रहे दुकानदारों पर भी आपत्ति जताई। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने ऐसे दुकानों को बंद कराया और चेतावनी दी कि यदि भविष्य में भी बांग्लादेशी उत्पादों की बिक्री की गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। हाल ही में जो हमारी संज्ञान में एक वीडियो आई थी जिसमें हिंदू को धक्का की उसको आग लगा के उसको मारा गया था
और ये देखने को हमें बहुत बार मिला है कि हर 6 महीने में, साल भर में बांग्लादेश में हिंदू समाज के साथ ये घटना घटती रहती है। इसीलिए उसमें हमने बजरंग दल और छत्तीसगढ़ सेना ने आज आक्रोश रैली का निकालने का प्रयास किया था और जो सफलतापूर्वक हो चुकी है। साथ ही साथ मैं सरकार को ये कहना चाहूँगा कि इसके लिए आपको एक बिल्कुल ही कठिन निर्णय लेना पड़ेगा ताकि बांग्लादेश में हिंदू समाज सेफ रहे। और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि आज की रैली नहीं है, कल के दिन अगर ये इसमें और भी बांग्लादेश में हिंदू समाज के ऐसी घटना घटते रहेगी तो इसको हम बिल्कुल ही नेशनल स्तर पर लेके जाएंगे और हम यहाँ नहीं रुकने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आज सारे हिंदू समाज को कहना चाहूँगा कि इस समय आपको एकजुट होने की आवश्यकता है। अगर हम एकजुट नहीं हुए हैं तो कल के दिन ऐसा ना हो कि हम हिंदुस्तान में सेफ ना रहें। आज बांग्लादेश में हुआ है, कल हिंदुस्तान में ना हो। और हम चाहते हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ है कभी ना हो, ऐसी घटना 6 महीने के बाद फिर से शुरू करना सरकार को इस पर एक बहुत कुछ करना पड़ेगा और हम चाहते हैं कुछ ना कुछ करें। नकारात्मक सोच लेकर बांग्लादेश की सरकार, प्रशासन और नागरिक हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, उसका विरोध आज पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। आज मसूरी में बजरंग दल भारतीय सेना द्वारा एक संघर्ष करा गया, पुतला जलाया गया, विरोध करा गया। और ये बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ, जिस प्रकार से दीपू दास जैसे हिंदू नागरिक को बांग्लादेश के नागरिकों ने फैक्ट्री से खदेड़ कर बाहर निकाला और पहले मार के अनमना करने के बाद जान से मार दिया, कपड़े उतार कर पेड़ पे टांग दिया, ऐसी नरसिंह जिस प्रकार से की गई है इसकी आप और आलोचना करते हैं। आपने देखा होगा हमारे भाई दीपू दास को जलाया गया। मैं कहना चाहूँगा ऐसे मानसिकता वाले लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, बांग्लादेश की ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं चाहूँगा बांग्लादेश को करना चाहिए और मैं कहना चाहूँगा कि मरने वाला तो हर धर्म का अलग अलग धर्म का, पर मारने वाला सिर्फ एक ही मजहब का। आप ऑस्ट्रेलिया में देख लो, कश्मीर में देख लो, चाहे बांग्लादेश में देख लो, हर जगह अलग अलग धर्म के मर रहे पर मारने वाले एक ही धर्म का। और मैं कहना चाहता हूँ हिंदू को मैंने चेतावनी है, समझ जाओ, अभी भी एकजुट होकर रहो, जातियों में ना बटो। अगर आज भी हम एक नहीं हुए तो किसी तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार होते रहेगा और हम लोग ऐसी बढ़ते रहेंगे। तरीके से इसकी बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो, सब माल चोरी से आ रहा है, सब जो है तो दूसरे देशों से मार आ रहा है। ये हमारे देश का इनकम टैक्स का और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बेकार करने की बहुत बड़ी साजिश है। तो क्या बहुत बड़ी साजिश। हम तो ये कहें इसकी जांच हो और इसमें जो भी दूध का पानी का पानी हो, जितने भी देश से गिरफ्तार हैं वो देश से बाहर हो। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर अंकिता भंडारी केस से जुड़ी हुई आपको बता दें। अंकिता भंडारी मामले को लेकर सोशल मीडिया पर एक महिला द्वारा भाजपा नेताओं पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो वीआईपी था वो भाजपा संगठन का बड़ा राष्ट्रीय नेता था। बाकायदा उनका नाम भी उन्होंने खुद की वीडियो में लिया है। आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी उत्तराखंड के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने ये कहा कि किसी भी व्यक्ति पर बिना तथ्यों के आरोप लगाना आसान होता है, लेकिन वर्षों की मेहनत, तपस्या और पारिवारिक संस्कारों से बने चरित्र को इस तरह ठेस पहुंचाना गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में इस प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बीजेपी का हमेशा से ये मानना रहा है कि आरोप लगाने से पहले सोच समझ कर जरूरी होती है। कुंदन परिहार ने दो टूक कहा कि भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ राजनीति में विश्वास रखती है और लगाए जा रहे आरोपों से पार्टी का कोई भी लेना देना नहीं है। पहले भी इस मामले में बहुत सारी बातें सामने आई हैं। उस समय भी हमारा ये कहना था कि इस प्रकार की बातें इस देवभूमि उत्तराखंड में नहीं होनी चाहिए। आरोप लगाना किसी भी व्यक्ति पर बहुत आसान होता है, जबकि अपने चरित्र का निर्माण करने में किसी भी व्यक्ति को वर्षों लगते हैं। उसकी एक साधना होती है, उसकी एक तपस्या होती है, उसके घर के अपने पारिवारिक संस्कार होते हैं और उन सबको संजोए रखता है। लेकिन किसी व्यक्ति पर एकदम से आरोप लगा दिए जाए और उसके जो वर्षों उसकी तपस्या है उसको भंग कर दिया जाए, हम समझते हैं कि इस प्रकार का काम नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति का एक चरित्र होता है और उस चरित्र के नाते उसके भी अपयश और यश होता है। तो ये सब देख समझ करके किसी के ऊपर आरोप लगाना चाहिए। इस प्रकार से अपने पारिवारिक झगड़ों के माध्यम से या फिर किसी क्रोध क्लेश में किसी के ऊपर आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन इसको सिद्ध करना बहुत कठिन है। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा के लिए शुचिता की राजनीति करती है और इसी सिद्धांत को लेकर के हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं। हमारे प्रत्येक पदाधिकारी, हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता इसी सिद्धांत को लेकर के आगे।
तो वहीं युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग उत्तराखंड द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025-26 के अंतर्गत न्याय पंचायत स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ न्याय पंचायत सलेमपुर महदूद विकास खंड बहादुराबाद में खेल मंत्री रेखा आर्या के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची उत्तराखंड सरकार में खेल मंत्री रेखा आर्या ने ये बताया कि हमने खेल महाकुंभ को एक बार नए आवरण में इसकी शुरुआत आज सलेमपुर न्याय पंचायत से की है। ये कल को एक ब्लॉक स्तर पर विधायक चैंपियनशिप से जानी जाएगी, उससे उच्च स्तर पर ये सांसद चैंपियनशिप पर जाएगी और आखिर में राज्य स्तर पर ये मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी के रूप में जानी जाएगी। क्रमवार तरीके से हर जनप्रतिनिधियों को जनपद एवं न्याय पंचायत के खिलाड़ियों से सीधा संवाद स्थापित होगा। ये सफरनामा जनवरी आखिरी में लगभग फाइनल मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी में हम पहुंचेंगे और हर स्तर पर अलग अलग धनराशि भी रखी गई है। मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी की को पहले मुख्यमंत्री पहले खेल महाकुंभ के रूप में ये सारी प्रतियोगिताएं होती थी और 2025-26 से इसे मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है और न्याय पंचायत स्तर से इस प्रतियोगिता के लिए आज से आयोजन भी जो है वो शुभारंभ कर दिया गया है और सलेमपुर न्याय पंचायत से इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसके नाम परिवर्तन के पीछे ध्येय यही है कि यहाँ जनप्रतिनिधियों को उससे जोड़ना, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, क्योंकि सभी जनप्रतिनिधि बहुत ही प्रतिष्ठित होते हैं, चाहे वह माननीय विधायक जी हों, चाहे सांसद जी हों, चाहे प्रभारी मंत्री हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, तो मैं समझती हूँ कि उनके कर कमलों से ट्रॉफी को प्राप्त करना भी अपने आप में एक खिलाड़ी के लिए बड़ा गर्व का विषय भी रहता है और जनप्रतिनिधियों का भी एक जुड़ाव जो है, चाहे विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी से हो, चाहे वो उनके विधानसभा क्षेत्र में होता हो, तो एक जुड़ाव रहता है। वो उसके लिए अतिरिक्त प्रयास भी करते हैं, बच्चे भी उनसे जुड़ते हैं, तो एक कहीं ना कहीं खेल और खिलाड़ियों के प्रति कनेक्शंस बना रहे। हरीश रावत ने अपने एआई जनरेटेड वीडियो को लेकर नेहरू कॉलोनी थाने में आज प्राथमिकी दर्ज कराई और भाजपा पर आरोप लगाया कि वो उनकी छवि को खराब कर रहे हैं और इस पर भाजपा प्रदेश महामंत्री का कहना है कि कांग्रेस हमेशा ही तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है और उस वीडियो में भी यही दिखाया गया है। हरीश रावत ने भी अपने कार्यकाल में मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया, लिहाजा उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए। उन्हें ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस में हरीश रावत को आज कोई पूछ नहीं रहा है और वो अपने आप को अलग अलग महसूस कर रहे हैं, लिहाजा मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए वो कभी एफआईआर करवाते हैं तो कभी बीजेपी कार्यालय में धरना देने की बात कहते हैं। हरीश रावत प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लिहाजा भाजपा भी अपने कार्यालय में उनके स्वागत के लिए तैयार है। एक बहुत ही दुष्ट प्रयास है और उत्तराखंड के राजनीतिक सौहार्द को और उत्तराखंड के सामाजिक परिवेश को नष्ट करने का प्रयास है भाजपा का। और जो इन्होंने पहले भी ये झूठ बोले, इन्होंने जुम्मे की नमाज का झूठ बोला, जुम्मा मतलब शुक्रवार की छुट्टी का। सारे राज्य के लोग जानते हैं कहीं किसी कार्यालय में छुट्टी नहीं हुई, लेकिन भाजपा ने छुट्टी कर दी और चुनाव का अपहरण कर लिया। और फिर अभी 2022 के अंदर मुस्लिम यूनिवर्सिटी का झूठ बोला, कहीं कोई प्रमाण, किसी का कोई बयान, कहीं अखबार में, पोर्टल में, यूट्यूब में, हमारे किसी चैनल में भाजपा नहीं दिखा पा रही है, लेकिन झूठ बोला। और उसके बाद अब फिर एक झूठ बोल रहे हैं और इस बार उन्होंने गंभीर झूठ बोला है। मुझे देशद्रोही बताया है, मुझे पाकिस्तान का जासूस बताया है। इधर भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एआई वीडियो को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून के थाना नेहरू कॉलोनी में शिकायत दर्ज कराई। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नेहरू कॉलोनी के मंदिर में जाकर मत्था भी टेका। नेहरू कॉलोनी में शिकायत पत्र देने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भावुक दिखाई दिए। वहीं नेहरू कॉलोनी थाने में शिकायत के लिए पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। पूर्व मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री हरीश रावत को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक एआई वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को मुस्लिम हितैषी बताकर पेश किया गया था और जासूस बताते हुए उनको गोली भी मारी गई थी। उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं ने इस वीडियो पर कड़ी आपत्ति जताई और इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून के थाना नेहरू कॉलोनी पहुंचकर अपनी शिकायत को भी दर्ज कराया है। कई बार बोल चुकी है कि झूठा प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी के तरफ से फैलाया जा रहा है, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को कह रही है कि अगर एआई वीडियो में कुछ दिखाया गया है तो साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी इस तरह की राजनीति करती है और तुष्टीकरण राजनीति में वो हमेशा से आगे रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में वीवीआईपी के नाम अभी तक उजागर न होने पर प्रदर्शन किया गया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी को फांसी देने के लिए महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन हुआ। कथित गट्टू के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भाजपा सरकार का पुतला दहन किया गया। भाजपा सरकार पर यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि भाजपा सरकार वीआईपी को बचाने की कोशिश कर रही है। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला सामने आया है, जिसमें लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। वीवीआईपी का नाम उजागर नहीं किया गया है। कहा जा रहा है कि ये जो वीवीआईपी नाम है ये भारतीय जनता पार्टी का ही है और भारतीय जनता पार्टी उसका नाम उजागर नहीं करना चाहती है। लगातार महिला कांग्रेस कार्यकर्ता इसको लेकर प्रदर्शन कर रही हैं और उनकी मांग है कि इस वीवीआईपी को फांसी की सजा सुनाई जाए। इस वीवीआई को भाजपा सरकार साफ तौर पर बचा रही है और भाजपा सरकार का इस वीवीआईपी के ऊपर हाथ है। अंकिता भंडारी के मामले में विपक्ष यानी कि नेशनल पार्टी कांग्रेस सबसे ज्यादा आरोप लगा रही है और वीवीआईपी का नाम उजागर नहीं करने पर प्रदर्शन के साथ साथ उसकी फांसी की मांग भी कर रही है। इधर देहरादून भाजपा 26 दिसंबर को गुरु साहिबजादों की स्मृति स्वरूप वीर बाल दिवस को व्यापक जन सहभागिता के साथ मनाने जा रही है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने जानकारी देते हुए कहा कि वीर शहजादों का बलिदान देश को पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरणा देता रहेगा। कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए प्रदेश एवं जिला टोलियों का गठन भाजपा संगठन द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर उनके पुत्रों साहिबजादों के बलिदान की गौरव गाथा एवं जन जागरण हेतु वीर बाल दिवस के अंतर्गत प्रत्येक जिले पर एक विशेष सभा और संगोष्ठी का आयोजन करने को कहा, जिसमें साहिबजादों के अनुकरणीय साहस एवं बलिदान के बारे में विशेषकर युवाओं को जानकारी दी जाएगी। बाल दिवस पूरे देश का है। पूरे देश को 70 साल तक ये बताया ही नहीं गया कि बाल दिवस क्या होता है। बाल दिवस के संबंध में आने वाली युवा पीढ़ी को, आने वाले बालकों को ये पता लगे कि विश्व के इतिहास में एकमात्र इतिहास गुरु तेग बहादुर सिंह जी का है, जिनके परिवार की 3 पीढ़ियां देश और धर्म के लिए बलिदान हुई और छोटे छोटे 7-8 साल के बालक दीवार में चिनवाए गए और शर्त यही थी कि या तो धर्म बदलो नहीं तो दीवार में चिनवाए जाएंगे। उन्होंने धर्म नहीं बदला और बड़ी वीरता के साथ अपना बलिदान दिया, दीवार में चुने गए। आने वाली हमारी पीढ़ी उसको समझे, उसके बारे में जाने, इसके लिए पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी बाल दिवस मनाती है और सरकार ने भी इसको बाल दिवस घोषित किया है। विद्यालयों में भी बच्चों को पता लगे, उनके बारे में पेंटिंग प्रतियोगिताएं, अन्य चीजें, अन्य जिस प्रकार से भी स्मरण कर सकते हैं। बहुत ही पवित्र और ऐतिहासिक दिन 26 दिसंबर बाल दिवस है। अच्छी बात है, हमारी आने वाली पीढ़ी संस्कारित हो, क्योंकि आज पूरे विश्व के अंदर, विश्व के अनेक देश अपनी भाषाओं में गीता को पढ़ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी रूस के राष्ट्रपति पुतिन जी आए तो प्रधानमंत्री जी ने रूसी भाषा में अनुवादित गीता उनको भेंट की। पूरे विश्व में आज गीता पर शोध अध्ययन चल रहे हैं
कि एक ही ग्रंथ इस प्रकार का है जो युद्ध क्षेत्र में भी शांति का संदेश देता है, तो आने वाली पीढ़ी संस्कारित हो, उससे कुछ सीखे। मैं समझता हूं ये चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक है। चलिए, उत्तराखंड के इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।